हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड ग्रीस के रिलेशन के बारे में। और ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर है मिथोस्तकीस, तो वो इंडिया के दौरे पर आ रहे हैं। तो ये इंडिया के दौरे पर आएंगे। तो ये इसलिए इतना स्पेशल इवेंट हो जाता है क्योंकि कोई ग्रीक प्राइम मिनिस्टर 15 इयर्स के बाद इंडिया आ रहा है। तो ये 15 इयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर मिथोस्तकीस और ये इंडिया आ रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रीक का 15 ईयर के बाद इनकी विजिट है। तो जैसे कि ये आर्टिकल में ये था कि ग्रीक प्राइम मिनिस्टर मिथोस्तकीस मतलब 2 दिन के लिए वो करेंगे, तो ये 21 फेब को इंडिया में आएंगे। तो मिस्टर मोदी भी लास्ट टाइम, पीएम मोदी भी ग्रीस गए थे लास्ट लास्ट ईयर अगस्त में। तो चलिए पहले तो हम एक इसकी ग्रीस की जियोग्राफिकल लोकेशन जान लेते हैं। तो देखिए, ग्रीस मेडिटेरियन सी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रहा ग्रीस। तो जब हम इसको जूम कर देते हैं, जब हम इसको जूम कर देंगे ये मेडिटेरियन सी में, तो ये यहां से जूम किया तो ये देखिए, ग्रीस एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। तो जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहाँ से जब सुएज कैनाल यहाँ से जाती है, तो ग्रीस एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है उसके लिए। तो अगर कोई भी सी रूट होगा, कोई भी ट्रेड सी रूट है, तो कोई भी मतलब हमारी मर्चेंट वाली शिप्स होंगी, वो सारी इसी रूट को फॉलो करती है। तो ग्रीस एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए ये नाटो का मेंबर भी है। तो ग्रीस इसीलिए नाटो का मेंबर है क्योंकि ये काफी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। तो ये देखिए, अब देखिए, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो ग्रीस की राजधानी है एथेंस। जैसे कि हमें पता है कि एथेंस में क्या हुआ था। एथेंस में 1896 में ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। ग्रीस एथेंस, जैसे कि हमें पता है, ग्रीस एथेंस में ग्रीस। तो यहाँ पे, और इसकी करेंसी देखिए यूरो है, और ये बाल्कन नेशंस में आती है। तो अब देखिए, इसके साथ बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन से हैं। इसके साथ देखिए, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की। तो ये जो है, ये इसके साथ इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स है। नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया। तो इसलिए ये काफी एक अच्छी पोजीशन पर है, काफी एक अच्छी लोकेशन पर है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर गुड्स आएंगे, तो यहाँ से आएंगे, सुएज कैनाल के यहाँ से। तो सुएज कैनाल के बाद एंटर होते हुए वो यहाँ पे आती है, ये भी ग्रीस का ही पार्ट है। तो वो यहाँ से आकर फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से पूरे यूरोप में जाते हैं। तो ये काफी एक अच्छी पोजीशन पर है। एंड जो ग्रीस है, ये काफी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, काफी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारी ग्रीस। तो उसके बारे में चलिए हम, और तब हम आपको बताएंगे कि ग्रीस और इंडिया के क्या रिलेशन थे आपस में। क्योंकि ग्रीस भी इंडिया जैसे एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो अब देखिए, ये है माउंट ओलंपस, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ये आपको ये दिख रही है, ये माउंट ओलंपस है। और ये देखिए, विलेज ऑफ जागोरी, मैंने आपको जैसे कि बोला था कि ये काफी एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया जैसे। तो ये जो विलेज ऑफ जागोरी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी इस बार वो किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वो हो जाती है। हो सकता है ये आपके किसी प्री वगैरह किसी उसमें आ जाए, जिसमें स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये विलेज ऑफ जागोरी एक काफी एक काफी मतलब पॉपुलर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये विलेज की क्या खास बात है, ये काफी ओल्ड विलेज है, काफी ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अब देखिए, हमें इंडिया और इंडिया का जो रिलेशन है विद ग्रीस, उसको अगर जानना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड इसके बारे में जानना होगा। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है जो अलेक्जेंड्रा द ग्रेट था, वो था तो मैसेडोनिया का, पर वो एक ग्रीक एम्परर था। वो मतलब बोर्न, तो देखिए बोर्न वो मैसेडोनिया में ही हुआ था, पर वो एक ग्रीक एम्परर था। तो सबसे इंडिया और मतलब जो ग्रीस के बीच सबसे पहले कोई मतलब कांटेक्ट हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, तो वो अलेक्जेंडर ने ही किया है। तो अलेक्जेंडर देखिए सबसे पहले कॉन्कर करते आ रहा था, सबसे पहले इराक, फिर ईरान, ये सब इसने कॉन्कर किए, तो ये पहुंचा कहाँ पे, तक्षशिला। तो ये तक्षशिला पे पहुंचा, और तक्षशिला पे था एक राजा ओम्भी, अम्भी। उसको हराने के बाद ये फिर होती है इनकी बैटल ऑफ हाइडाफिसिस। तो ये हाइडाफिसिस क्या है, हाइडाफिसिस है झेलम। ये झेलम के नदी के किनारे पर एक इनकी बैटल होती है, किसके साथ, पोरस के साथ। जैसे कि हम सभी को पता है कि अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई होती है, अलेक्जेंडर की सेना बहुत बड़ी होती है, एंड मतलब पोरस की सेना छोटी होती है, पोरस फिर भी बहादुरी से लड़ता है। एंड देन फिर मतलब ये इसको मतलब इसकी अलेक्जेंडर खुश हो जाता है पोरस की बहादुरी देखकर, तो इसे वो छोड़ देता है और इसे इसका राज्य वापस दे देता है। तो इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ हाइडाविसिस। तो ये झेलम नदी के किनारे हुई थी, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुई थी, तो फिर इसलिए एक ग्रीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ग्रीस एक काफी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो हमारा, हमें जैसे कि पता है यहाँ पे जगह, हाँ, जैसे कि हमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं हम हेरोडोटस, हेरोडोटस। तो ये फादर ऑफ हिस्ट्री, ये भी ग्रीक में थे, ये भी ग्रीक थे। तो इन्होंने ये बैटल ऑफ हाइडाफिसिस को कवर किया हुआ है, कि कैसे कैसे अलेक्जेंडर ने वो किया, फिर वो आगे बढ़ना चाहता था, तो ये सब इन्होंने भी बताया हुआ है। तो ये जो हाइडाफिसिस है, ये ग्रीक ग्रीक नाम है, ग्रीक नाम है झेलम का। तो अब फिर इसका हमें पता और भी जगह से चलता है, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उसमें भी हमें पता चलता है कि इंडिया के फिर डिप्लोमेटिक ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन थे इंडिया और ग्रीस के, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से आता था। तो इसके मौर्यन एम्परर के साथ एक मतलब देखिए, जब जब फाइट हुई तो एक रूट मिल गया, सभी को ट्रेड करने का, व्यापार करने का एक रूट मिल गया। जब हमारी मतलब अलेक्जेंडर जब आया, तो किसी रास्ते से ही आया होगा नॉर्थ वेस्ट से, तो एक रूट डेवलप हो गया। तो तो एक मतलब ट्रेड रूट उसको बाद में यूज करने लग गए। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए अब हम चलते हैं कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। तो देखिए, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इज यूएसडी $2 बिलियन। तो ये मतलब 2 बिलियन का 2022 से 2023, तो ये एक काफी अच्छा अच्छा ट्रेड है। और मतलब इंडिया एंड ग्रीस के काफी फ्रेंडली रिलेशन है, काफी फ्रेंडली। तो इंडिया मतलब कि जो इनको मेनली एक्सपोर्ट करता है वो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन एंड स्टील। और जो ग्रीस के टॉप हमारे एक्सपोर्ट हैं इंडिया को, वो है मिनरल ऑयल प्रोडक्ट, मतलब मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट और सल्फर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर अगस्त में पीएम मोदी ग्रीस गए थे, तो इन्हें वहां पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर दिया गया था पीएम मोदी को। ये प्रेसिडेंट है ग्रीस की, ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है ग्रीस की। तो इनके द्वारा पीएम मोदी को हमारा ये हाईएस्ट ऑर्डर है ग्रीस का, तो ये दिया गया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर।
तो ये दिया गया था इन्हें। फ्रांस में भी दिया गया था, जैसे फ्रांस में भी दिया गया था इन्हें, पीएम मोदी को, तो ये दिया गया था। तो एक काफी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं इंडिया और ग्रीस में। तो अब चलिए, अब आगे मैं आपको एक और इनका पॉलिटिकल रिलेशन बताता हूं। अब देखिए, जैसे कि वी ऑल नो कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जैसे कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अब फिर क्या है, ऐसे ही ये ग्रीस है। ग्रीस का एक एक मतलब कि आइलैंड है ये, इस आइलैंड को बोलते हैं सिप्रस। इस पर टर्की ने कब्जा करके रखा है। तो क्या होता है कि जब भी यूएन में कोई बात होती है, तो ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करता है पीओके के लिए, ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करेगा पीओके के लिए, एंड इंडिया सपोर्ट करता है ग्रीस को इन सिप्रस। इंडिया टर्की को, ये रहा टर्की, जैसे कि ये टर्की है ना, तो इंडिया टर्की को सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया सिप्रस को सपोर्ट करता है। जब भी यूएन में कोई मुद्दा होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीस जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया में, एंड ग्रीस ये भी चाहता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। ग्रीस इसको भी सपोर्ट करता है। तो एक काफी अच्छा मतलब कि दोनों देशों के बीच में एक रिलेशन है। क्योंकि जो ये सिप्रस है, इस पर भी टर्की ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे जैसे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने कर रखा है, तो टर्की देखिए, टर्की इसको सपोर्ट करता है। टर्की देखिए, टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि हाँ, कश्मीर में कब्जा तुमने ठीक करके रखा है। वैसे ही जो इंडिया है, वो सिप्रस को सपोर्ट करके रखता है कि टर्की ने गलत कब्जा करके रखा है इस पर, टर्की को छोड़ देना चाहिए। तो जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई मुद्दा उठता है, तो इंडिया सिप्रस की, ग्रीस की साइड लेता है, ना कि टर्की की। और सेम, जब भी कोई मैटर पीओके के उसमें आता है, तो तो ग्रीस पाकिस्तान की साइड नहीं लेता है, ग्रीस इंडिया की साइड लेता है। तो अब देखिए, तो ये दोनों देशों के बीच में डिफेंस एक एक्सरसाइज भी होती है, मतलब ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज थी। यहाँ पे मतलब फ्रेंच एयरफोर्स भी आई थी, मतलब बहुत कंट्रीज आई थी, यहाँ पे फ्रेंच एयरफोर्स भी आई थी। तो ये इनिचियोस एक्सरसाइज है, ये है इनिचियोस एक्सरसाइज। तो ये इस कंट्री ने, मतलब ग्रीस ने होस्ट की थी। अब देखिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हेलेनिक एयरफोर्स क्या है। हेलेनिक एयरफोर्स हम ग्रीस की एयरफोर्स को ही बोलते हैं, ग्रीस की एयरफोर्स को हम हेलेनिक एयरफोर्स ही बोलते हैं। तो तो मतलब इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट लिया था, एंड टर्की काफी मतलब वो हुआ था, टर्की काफी अपसेट हो गया था कि मतलब इस एक्सरसाइज के बाद काफी मतलब डर गया था। तो तो ये एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूख हो ही गया था। तो मतलब काफी अच्छी एक्सरसाइज हुई थी, इसमें फ्रेंच एयरफोर्स भी थी और भी मतलब काफी कंट्रीज थी। तो डेट्स इट। अब मतलब देखते हैं, अब मतलब जो पीएम है, ग्रीक पीएम, तो मतलब क्या वो होते हैं, क्या करते हैं इंडिया में आकर, कौन कौन से टाई अप्स एंड स्ट्रेटेजिक। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। थैंक यू।